हेलो दोस्तों, दास की महाविद्यालय पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सरकार का एक महत्वपूर्ण संगठन जिसे कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका के बारे में हम इस अध्याय में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें कार्यपालिका का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कार्यपालिका के प्रकार क्या हैं, कार्यपालिका के कार्य क्या हैं आदि। तो आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका का अर्थ एवं परिभाषाएं एवं कार्यपालिका के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के बारे में इससे पहले वाले अध्याय में आपने विस्तृत रूप से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका जैसे नाम से स्पष्ट है कि कार्य करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार का वह अंग जो नीतियों को एवं कानूनों को क्रियान्वित करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और इसे सबसे प्राचीन अंग भी माना जाता है। प्राचीन समय में जब शक्तियों का विभाजन नहीं होता था, तब कार्यपालिका के रूप में राजा, मंत्रिपरिषद व सरकारी कर्मचारी ही व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्य को करते थे। इस प्रकार यह माना जाता है कि कार्यपालिका द्वारा ही अन्य 2 अंग व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का उदय भी माना जाता है। कार्यपालिका सरकार का कार्यकारी अंग के रूप में शासन के संचालन करती हैं। वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों, नीतियों, योजनाओं का क्रियान्वयन व संचालन करने का कार्य भी करती है। कार्यपालिका को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम होती है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी होती है प्रथम होती है राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति या राजा को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। और ये कानून व संविधान के अनुसार शासन से संबंधित विभिन्न विभागों का व्यवस्थापिका में राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके लिए नीति निर्माण का कार्य भी करती हैं। और कार्यपालिका का दूसरा प्रकार है, उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जिसमें राष्ट्रीय एवं राज्य की प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाएं आती है। इसमें नीति निर्माण में विशेषज्ञ व तकनीकी सलाह देने के लिए विशेषज्ञ होते हैं, जो सलाह के साथ साथ कानूनों, नीतियों एवं योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करते हैं या उन्हें लागू करते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कार्यपालिका सरकार का कार्यकारी चेहरा है। ठीक है। अब कार्यपालिका के जो कुछ परिभाषा दे रखी है, तो उसमें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में बता रखा है कि राजनीति में कार्यपालिका का अर्थ सरकार की शाखा के वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिन्हें कानून को क्रियान्वयन करने, अधिकारियों की नियुक्ति करने, विदेश नीति बनाने तथा कूटनीतिक प्रतिनिधित्व करने का कार्य दिया गया है। तो इन और भी कुछ भी परिभाषा जो आपको अच्छे से लगे वो याद कर सकते हैं। तो इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की इच्छा के रूप में व्यवस्थापिका जो कानून, नीति या योजना बनाती है, उसे लागू करने या क्रियान्वित करने वाली कार्यपालिका के अंतर्गत सभी प्रकार के मंत्री, कार्मिक संस्थाएं और विभाग आते हैं। और कार्यपालिका की प्रकृति भी लोक प्रशासन की तरह 2 दृष्टिकोण रखती हैं। पहला है समग्र दृष्टिकोण और दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण में क्या होता है कि कार्यपालिका में जमीनी का जो प्रमुख कार्यपालिका है, मुख्य कार्यपालिका है से लेकर जमीनी स्तर तक के सभी कार्मिकों को शामिल किया जाता है। और दूसरी ओर प्रबंधकीय दृष्टिकोण में सिर्फ राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है, को ही शामिल किया जाता है। ये तो हो गई कार्यपालिका का अर्थ, कुछ परिभाषाएं और इसके कुछ दृष्टिकोण। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है बिंदु आती है कि कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार बताइए। तो ये एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में आ सकता है कि कार्यपालिका के प्रमुख प्रकारों को समझाइए। तो बिल्कुल सरल है, जैसे नाम दे रखे हैं ना, जो हेडिंग है वैसे वही इनके कार्य होते हैं, वही इसकी विशेषता होती है। तो पहली होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। 2 तरह की कार्यपालिका होती है। पहली प्रकार में क्या है, एक तो नाम मात्र की होती है, दूसरी वास्तविक। नाम मात्र की, नाम से पता चल रहा है कि नाम मात्र की क्या कार्यपालिका होती है, इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते, केवल नाम मात्र से ही ये शासन करते हैं।
तो नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य होता है ऐसी कार्यपालिका जिसको सिद्धांत के रूप में ही राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ दी जाती हैं या उनका प्रमुख बनाया जाता है या उसमें निहित की जाती है, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग स्वविवेक से वह नहीं कर सकता है, बल्कि अपने सहयोगी अधिकारियों के परामर्श के अनुसार ही वह इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसी कार्यपालिका क्या नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाती है। और वही अगर दूसरी ओर बात करें वास्तविक कार्यपालिका, जिसमें क्या होता है सिद्धांत तो कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं, केवल सैद्धांतिक कार्यपालिका के परामर्श हेतु नियुक्त किया जाता है, लेकिन व्यवहार में यह उस कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग करती हैं जो उसे वास्तव में प्राप्त होती है। इस प्रकार नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्र का प्रमुख तो होती है लेकिन शासन का प्रमुख नहीं होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका सरकार का प्रमुख होती है, शासन का प्रमुख होती है, लेकिन राष्ट्र की प्रमुख नहीं होती है। और ये जो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद है ना, अधिकतर जो संसदीय प्रणाली वाले देश होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। और सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत और ब्रिटेन में। भारत में संविधान द्वारा राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दे रखी होती है, वो उसे नाम मात्र का शासनाध्यक्ष माना गया है। और इसी तरह वास्तविक कार्यपालिका अपने यहाँ कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को दे रखा है। और इसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का या कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग करते हैं और नाम मात्र की कार्यपालिका के कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं। और भारत के संविधान में स्पष्ट वर्णन कर रखा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर राजतंत्रात्मक संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें नाम मात्र की जगह क्या है, ताज होता है, जिसे क्राउन कहते हैं, ताज। और जो राजा भी हो सकता है या रानी भी हो सकता है। और बाकी वास्तविक कार्यपालिका वहाँ कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। दूसरी होती है संसदात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका से तात्पर्य है कि संसदात्मक कार्यपालिका उन देशों में पाई जाती हैं जहाँ संसदात्मक शासन है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में एक निर्वाचित व्यवस्थापिका होती है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सदस्यों से ही मिलकर बनती है और सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनमें से कुछ लोगों को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बनाकर उनको कार्यपालिका के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है, संसदात्मक कार्यपालिका कहलाती है। जैसे भारत में, ब्रिटेन में, जापान में, दक्षिण अफ्रीका में, कनाडा में आदि देशों में इनके उदाहरण देखने को मिलता है। और तो दूसरी जो प्रकार की होती है अगली है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अमेरिका में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में पृथक्करण पाया जाता है, यानी कि कार्यपालिका अलग होती है और व्यवस्थापिका अलग होती है। इस प्रकार की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी कार्य अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल या व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। इसमें कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों एवं कार्यों के बारे में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। विधानमंडल से वह स्वतंत्र होता है। अमेरिका, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, श्रीलंका आदि देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है। उनका जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है और व्यवस्थापिका का निर्वाचन अलग होता है। निर्वाचित अध्यक्ष अपनी पसंद के व्यक्ति को ही मंत्री के रूप में नियुक्त करता है, अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और जो व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका के अध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका का अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बिल्कुल नहीं होते हैं और ना ही उनका सामुदायिक उत्तरदायित्व लागू होता है। इस प्रकार की प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में स्पष्ट पृथक्करण पाया जाता है।
और यहाँ पर कुछ मामलों में शक्ति एवं संतुलन का सिद्धांत भी लागू होता है। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल निश्चित होता है, और अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, और उसको हटाने का अधिकार उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या कहलाती है? महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। और मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका अध्यक्ष द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है ना। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या स्पष्ट अंतर पाया जाता है। तीसरी है चौथी है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका में एक नाम से पता चल रहा है, इसमें कहते हैं जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, उसमें सारे कार्यपालिका से संबंधित अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार की कार्यपालिका में कार्यकारी विषयों पर निर्णय लेने, कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास ही होता है। यानी कि राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति के अंतर ही या एक व्यक्ति में ही निहित होती है, जो संवैधानिक रूप से पद धारण करता है। और एकल कार्यपालिका में के उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं सहयोग के लिए कुछ सहायक के रूप में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, जो व्यक्तिगत रूप से उस कार्यपालिका प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्र के संपूर्ण शासन के लिए अंतिम उत्तरदायित्व इस एकल कार्यपालिका का ही होता है। लगभग सभी संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका का ही प्रावधान होता है, जैसे कि भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका आदि। अगला बिंदु है बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका से बिल्कुल उल्टा, जिसमें कार्यपालिका के जो प्रधान एक व्यक्ति न होकर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। इस प्रणाली में कार्यपालिका विषयों पर निर्णय का अधिकार एक व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। प्राचीन समय में एथेंस, स्पार्टा और पूर्व सोवियत संघ में इस प्रकार की प्रणाली मौजूद थी, और वर्तमान में सबसे बढ़िया उदाहरण इसका है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसमें बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। इसमें एक 7 सदस्यीय फेडरल काउंसिल होती है। इसकी नियुक्ति यूनाइटेड फेडरल असेंबली द्वारा 4 वर्ष के लिए की जाती है, और प्रत्येक सदस्य बारी बारी से इस फेडरल काउंसिल का अध्यक्ष बनता है। इसमें वर्तमान उपाध्यक्ष अगला अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी तरह पूर्व सोवियत संघ में सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में एक प्रेसिडियम होती थी, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और 15 डेप्यूटीज तथा 20 सदस्य होते थे, और इन सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है। तो अपने को बहुल कार्यपालिका के सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होगा? स्विट्जरलैंड, जहाँ 7 सदस्यों की एक फेडरल काउंसिल होती है। ठीक है ना। अगला है वंशानुगत कार्यपालिका। नाम से पता चल रहा है कि वंश के अनुसार चलती गई कार्यपालिका, राजा का बेटा राजा। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? वंशानुगत कार्यपालिका। किसी देश की प्रमुख कार्यपालिका का जो पद होता है वह वंशानुगत प्रणाली से भरा जाता है, तो यह वंशानुगत कार्यपालिका या शाही कार्यपालिका भी कहलाती है। सामान्यतः यह राजतंत्र व जहाँ राजतंत्र है या फिर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र प्रणाली वाले देशों में पाई जाती है। इस प्रकार की कार्यपालिका कभी कभी नाम मात्र की जापान, इंग्लैंड में तथा कभी कभी वास्तविक कार्यपालिका अरब देशों में होती है। इस प्रकार की प्रणाली तानाशाही वाले देशों जैसे कि उत्तर कोरिया में भी देखी जा सकती हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका के उदाहरण और कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, स्वाजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी पाई जाती है। अगला है नेपाल में भी पाई जाती है, इंग्लैंड में भी है। अगला है निर्वाचित कार्यपालिका। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में निर्वाचित कार्यपालिका पाई जाती हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचन, जैसा कि भारत में होता है, कॉलेजियम द्वारा निर्वाचन जैसा कि अमेरिका में होता है, हो सकता है। ठीक है ना। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में क्या होता है, जैसे कि भारत में, और कॉलेजियम द्वारा कहाँ होता है, अमेरिका में। ठीक है। इस प्रकार की क्या होते हैं, निर्वाचित कार्यपालिका होती है।
तो ये क्या अप्रत्यक्ष रूप पाया जाता है, डायरेक्ट नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष। अगला है तानाशाही। तानाशाही यानी जबरदस्ती किसी देश के अधिकारों पर कब्जा करके राज्य पर कब्जा करके उन अधिकारों का उपयोग करना। जब किसी व्यक्ति द्वारा अलोकतांत्रिक या असंवैधानिक तरीके से देश की सत्ता को अधिग्रहण कर लिया जाता है तथा उसकी समझ शक्तियों का स्वयं प्रयोग करता है तो वह तानाशाही कार्यपालिका कहलाती है। वास्तव में इस प्रकार के शासन का कोई विधिक मान्यता नहीं होती है, लेकिन इसके द्वारा शासन का संचालन होने के कारण इसको कार्यपालिका का एक प्रकार माना जा सकता है। वर्तमान विश्व में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे, सूडान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, ईरान आदि देशों में। तो उपरोक्त वर्णन से कार्यपालिका के प्रकारों में हमें अलग अलग प्रकार दिखाई देते हैं, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश देशों में संसदीय, अध्यक्षात्मक, वंशानुगत कार्यपालिका पाई जाती है और वंशानुगत वाली कार्यपालिका वाले देशों में भी अधिकांश संवैधानिक राजतंत्र वाले देश ही है। तो ये तो हो गए कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के प्रमुख कार्य। धन्यवाद।